Hello everyone. So in the previous class, we did started our topic that is decision tree, and we found that it is a very interesting one. After support vector machine, we came across new to perform classification and regression. Okay, and the approach used by decision tree is it's a tree like structure. Okay, you have seen there is a root node. I will be giving data to this node. Okay, it will split into left subtree and right subtree. Okay, fine, that means you will be having child nodes. This is internal node, child node, whatever you want to say you can. Or all right, further splitting will be there. Okay, and at the end, when all the nodes are solved, we will be getting external nodes where the outcomes are present. Okay, here are the outcomes present. These are the external nodes. Okay, ये ब्रांच है या सब ट्री है. Similarly, this is also a branch or a sub tree. Cool. And मेरा ट्री एक्सप्लोर हो रहा है, डिवीजन हो रहा है डेटा का, किसी बेसिस पर वो ये प्रोसेस को फॉलो कर रहा है. व्हाट इज द बेसिस जिस पर ये फॉलो कर रहा है? आई डिड टोल्ड क्राइटेरिया. ओके, एंड दैट क्राइटेरिया इज मेंट लाइक एंट्रोपी, इंफॉर्मेशन गेन, जीनी इंडेक्स. देखिए क्या है, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू. आपने कहा डेटा दे दो एज एन इनपुट टू अ नोड. ठीक, दे तो दिया, उसमें वो क्या फाइंड करेगा जो स्प्लिटिंग हो सके. व्हाट इट विल लुक फॉर कि स्प्लिटिंग हो सके. कोई भी एलिमेंट या कोई भी एंटिटी अपनी स्टेट को डिस्टर्ब क्यों करना चाहेगा? वाई? हमने आपको कल समझाया इम्प्यूरिटी वाला कॉन्सेप्ट. ओके, यदि मुझे उसकी स्टेट को डिस्टर्ब करना है, उसको ब्रेक करना है, डिसीजन ट्री ट्री बनानी है, वो भी डिसीजन बेस्ड. ठीक है, डिसीजन बेस्ड, एंड डिसीजन विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया. ओके, तो impurity is one of the thing which I need to take care. फाइन, कल आपको एग्जाम्पल बताया कि बॉल्स हैं बकेट में, सेम कलर की हैं तो कोई इम्प्यूरिटी नहीं है. इफ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस डिफरेंट कलर्स तो डेटा हिट्रोजीनियस हो गया. क्योंकि हिट्रोजीनियस हो गया तो इम्प्यूरिटी बढ़ गई. ओके, एंड मुझे क्या करना चाहिए, अब उसे स्प्लिट करना चाहिए बिकॉज ऑफ द इम्प्यूरिटी. और इम्प्यूरिटी क्योंकि बढ़ेगी, ठीक है, तो भाई रैंडमनेस बढ़ेगी, एंड रैंडमनेस ही मेरी एंट्रोपी होती है. डिग्री ऑफ रैंडमनेस ही मेरी एंट्रोपी होती है. क्योंकि इम्प्यूरिटी बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी, इंफॉर्मेशन गेन भी जो है मुझे ज़्यादा लगेगी. क्यों?
बिकॉज आप देखें, यदि आपको एक स्टेटमेंट लिख दें कि आई हैवेंट गॉन टू ऑफिस टुडे, अब इससे क्या पता चल रहा है कि आप ऑफिस नहीं गए थे? क्यों नहीं गए थे, कारण तो बताइए, वाई। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे आई हैवेंट गॉन टू ऑफिस टुडे बिकॉज आई वॉज सिक, आई हैड अ फीवर। तो अब यहाँ क्लियर हो गई बात कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, दैट्स द रीजन यू हैवंट गॉन टू द ऑफिस टू वर्क। ओके, तो ऐसी स्टेटमेंट में आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है। ओके, दैट्स द सेम process I need to apply over the decision tree. ओके, मुझे स्प्लिट करने के लिए किसी भी नोड को यही देखना पड़ेगा कि इम्प्यूरिटी कितनी है। ठीक है, इम्प्यूरिटी के बिहाफ में अब ये क्वेश्चन उठेगा कि सर इम्प्यूरिटी ज्यादा होगी तो स्प्लिट करें, इम्प्यूरिटी कम होगी तो स्प्लिट करें। मतलब मैं क्या सर्च करूं अपने डेटा में, ज्यादा इम्प्यूरिटी सर्च करूं या कम इम्प्यूरिटी सर्च करूं? व्हाट आई हैव टू डू? और अभी भी ठीक है, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया, आपने बॉल्स का दिया था। और जब मुझे एक डेटा सेट मिल जाएगा, ऐसा एक डेटा सेट मेरे हाथ में होगा, तो यहां पर मैं किसको इम्प्यूरिटी बोलूंगा? क्या है ये सीन, किसको इम्प्यूरिटी बोलूंगा मैं? तो कुछ ऐसा होगा, आपके पास टारगेट वेरिएबल होगा, 0 1 इसके अंदर लिखा होगा, यानी कि मान लीजिए बाइनरी क्लासिफिकेशन है, आपके पास फीचर्स होंगे। मैं हर एक फीचर को इस तरीके से कहीं ना कहीं टारगेट के साथ क्लब करके देखूंगा, एक डेटा और बनाऊंगा इनको लेके, इनके कॉम्बिनेशन को लेके प्रोबेबिलिटी वगैरह लगाऊंगा। जैसा कि आपने एक न्यूमेरिकल देखा प्रीवियस क्लास में कि 100 पॉइंट्स हैं, जिसमें से 30 पॉजिटिव हैं, 70 नेगेटिव हैं। तो रैंडमनेस या एंट्रोपी बताइए। तो आपने कहा था 30/100 इंटू लॉग ऑफ 30/100 माइनस लगाइए -70/100 लॉग ऑफ 70/100। एंट्रोपी यही होता है ना, px लॉग ऑफ px, माइनस बाहर लगता है। ऐसे ही कुछ करा था आपने। तो मुझे अपने डेटा में भी यही अप्रोच फॉलो करना पड़ेगी, और मैं देखूंगा कि कहां पर इंप्योरिटी कम है, वो वाला फीचर मैं पिकअप कर लूंगा और उसी के अबाउट मैं ब्रेक कर दूंगा अपने डेटा को, और ट्री बनना शुरू हो जाएगी। जैसा कि आपने एक एग्जाम्पल है, हमें करना है वो पूरा न्यूमेरिकल वेदर डेटा सेट वाला। ठीक, तो आपको इस तरीके से ही अपनी अप्रोच को आगे बढ़ाना है। ठीक है, फाइन। नाउ लेट मी प्रेजेंट एवरीथिंग। एंट्रोपी वाला कॉन्सेप्ट अभी बताया आपको, अनसर्टेनिटी इन द डेटा। ठीक, फॉर्मूला आपके सामने है, सिंपल न्यूमेरिकल देखा, अभी फिर बता दिया मैंने। ओके, एंट्रोपी जो है इन जनरल 0 से 1 के बीच में, बट इट कैन बी मोर देन 1 हो सकता है। तो जितनी ज़्यादा डेटा में रैंडमनेस होगी उतनी ज़्यादा वो एंट्रोपी आएगी। केएल डाइवर्जेंस। So again, this concept is not new for us. We did studied KL divergence in information theory, and it is a measure of relative difference between two probability distribution. ठीक है,
You can have discrete probability distribution, you can have continuous probability distributions. तो दो डिस्ट्रीब्यूशन दिए हैं आपको, मान लीजिए टू अभी दिए हैं, टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बीच का डिफरेंस केएल डाइवर्जेंस कहलाता है, नाम ही उसका डाइवर्जेंस है. सो यू आर हैविंग अ डिस्ट्रीब्यूशन पी, you are having a distribution q, so the difference between p and q is said to be a divergence, जिसको आप आगे चल के कहीं क्रॉस एंट्रोपी भी कह रहे थे. और जब ये क्रॉस एंट्रोपी आया तो हमें इस बात का पता चला कि सर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम आप करते हैं और उसका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो सर आपके पास लॉस निकालने का एंट्रोपी, क्रॉस एंट्रोपी ही तो अप्लाई होता है वहां पे. ठीक है, तो हमने पढ़ा भी था क्रॉस एंट्रोपी. ओके, आई डिड टोल्ड कि मान लीजिए एक्चुअल आउटकम है एप्पल, आपका मॉडल, ये तो रियल है, रियलिटी, आपका मॉडल देता है प्रिडिक्शन. उसने बोला एप्पल की प्रोबेबिलिटी 80%, पीच की प्रोबेबिलिटी 20%. तो ये है रियलिटी और ये है प्रिडिक्शन जो मॉडल देता है. हम ये कह रहे हैं 0 या 1, ये वाली बात करते हैं क्लासिफिकेशन में, 0 या 1. ठीक है, तो भाई मान लीजिए एप्पल की प्रोबेबिलिटी पी, तो पीच की प्रोबेबिलिटी 1 - p. ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, व्हाट वी आर गोइंग टू राइट. फॉर्मूला हमने बनाया था क्रॉस एंट्रोपी का, वो था px log ऑफ qx. ठीक है, ये था क्रॉस एंट्रोपी, px log ऑफ qx का समीशन. ओके, तो px ने मान लो अभी एप्पल की प्रोबेबिलिटी है, तो पीच की प्रोबेबिलिटी होगी log ऑफ 1 - p, ये होगी. समीशन लेना है. ठीक, प्रीवियस क्लासेस में ये सारा हमारा कंसिडर हो चुका है, पढ़ाई हो चुकी है इसकी. यही बात यहां पर डिसीजन ट्री में आ रही है, केएल डाइवर्जेंस के नाम से बोल रहा है रिलेटिव एंट्रोपी, डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, दैट इज कॉल्ड एज केएल डाइवर्जेंस. फॉर्मूला जो कैलकुलेशन का था वो कुछ इस तरीके से बोल रहा है, केएल डाइवर्जेंस और क्रॉस एंट्रोपी है, इसी से ही जो है मैं केएल डाइवर्जेंस बना रहा हूं, p/q लिख रहा हूं. क्रॉस एंट्रोपी के बाद मैं अब केएल डाइवर्जेंस का फॉर्मूला बना रहा हूं, लिख रहा हूं p/q. सो समीशन ऑफ px log ऑफ px/qx, where p and q both are discrete probability distributions, दोनों डिस्क्रीट है. आपने पढ़ा है ये क्रॉस एंट्रोपी, ये क्रॉस एंट्रोपी वाली बात थी, क्रॉस एंट्रोपी, जहां पर फॉर्मूला क्या था, px log ऑफ qx. ठीक, इसी के बाद वी स्विच्ड टू केएल डाइवर्जेंस, जहां पर प्रोबेबिलिटीज के बीच में डिफरेंस निकाला जा रहा है, और फॉर्मूला है आपका px log ऑफ px अपॉन qx. ठीक है, माइनस तो जो लगता है वो लगेगा. ठीक है, यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे हैं, वो लगेगा यहाँ पर साइन. ठीक है, माइनस साइन लग गया है, मैंने जो है वो चेंज कर दिया, qx अपॉन px कर दिया. अभी आप चलो इसको पॉजिटिव ले लीजिए, तो px अपॉन लॉग ऑफ px अपॉन qx, दैट इज केएल डाइवर्जेंस p/q, ये होता है. ठीक है, यदि आप कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो समीशन की जगह इंटीग्रेशन लगा देना, बस यही चेंज है और कोई चेंज नहीं है. जस्ट अप्लाई द इंटीग्रेशन देयर.
that will be showing your KL divergence. ओके, तो ये सर डेफिनेशंस की टर्म्स या डेफिनेशंस की पॉइंट ऑफ व्यू पर बता रहे हो आप तो सारी चीज़ें, कि हाँ एक डिस्ट्रीब्यूशन पी है, एक डिस्ट्रीब्यूशन क्यू है, एंट्रोपी निकालना है तो माइनस लॉग ऑफ पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स। पहले तो इंफॉर्मेशन कितनी आती है तो आप लिखते हो लॉग ऑफ पी एक्स। एंट्रोपी कितनी आती है तो लिखते हो माइनस पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स। क्रॉस एंट्रोपी की बात करते हो तो लिखते हो माइनस ऑफ पी एक्स लॉग ऑफ क्यू एक्स। और यदि डाइवर्जेंस की बात करते हो तो लिख रहे हो पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, ऐसा लिख रहे हो आप। सब लॉग के अंदर सारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रहे हो। इंपॉर्टेंस डिसीजन ट्री के रेस्पेक्ट में एक एक का समझने की बात करना चाहेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ये किसी इंफॉर्मेशन को क्वांटाइज करने का है, कि आपने कोई स्टेटमेंट लिखी तो उससे मुझे कितना पता चल रहा है उसको न्यूमेरिकल वे में बताइए, न्यूमेरिकली बताइए मुझे हाउ मच आई एम गोइंग टू नो। ये रैंडमनेस बता रहा है जो कि एंट्रोपी है, और इसको मैंने बोल दिया एक क्राइटेरिया है आपके ट्री को स्प्लिट करने का। ये क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है, जो कि एक क्राइटेरिया है इवेल्युएट करने का मॉडल को। और ये है केएल डाइवर्जेंस, जो है आपका किस लिए, दो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बीच में डिफरेंस बताने का। ओके, तो आपके डेटा में ऑब्वियसली डिस्क्रीट फीचर्स होंगे, ऑब्वियसली उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और मुझे डिफरेंस बताना है पी और क्यू के बीच में। तो अब ये क्वेश्चन उठ रहा है सर, ठीक है हम समझ रहे हैं आप, अच्छा डिस्क्रीट भी होंगे कंटिन्यूस भी होंगे, बात सिर्फ डिस्क्रीट की नहीं है, डिस्क्रीट भी होंगे कंटिन्यूस फीचर्स भी होंगे, दोनों होंगे। अभी यदि आपके सामने समीशन लगाया तो डिस्क्रीट फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, यदि इंटीग्रेशन लगाया तो कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला वही है पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। ओके, तो सर आप डिफरेंस निकाल के इनमें क्या बता दोगे। इंफॉर्मेशन थ्योरी के नोट्स में हमने एग्जाम्पल लिया है एंड एक्सप्लेनेशन वहां पर अवेलेबल है। डिसीजन ट्री के रेस्पेक्ट में मुझे रिपीट करना पड़ेगा ये बात को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ओके, तो भाई आगे बात करते हैं। ये प्रॉपर्टी वहां पर भी थी, हम देख चुके हैं, अभी मैं नहीं जा रहा कि यदि डाइवर्जेंस की बात कर रहे हो पी बाय क्यू का, तो हमेशा ये जीरो या जीरो से बड़ा होता है, ठीक है। ये कभी भी आपस में कम्यूटेटिव नहीं होते, ये पढ़ चुके हैं इंफॉर्मेशन थ्योरी के नोट्स में। और यदि दोनों डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो डाइवर्जेंस जीरो होगा ऑब्वियसली, व्हेन बोथ द डिस्ट्रीब्यूशंस आर सेम तो डाइवर्जेंस किसका निकालोगे। ये बेसिक प्रॉपर्टी है जो पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा और बात करें हम, केएल डाइवर्जेंस क्वांटिफाई करता है डिफरेंस बिटवीन वन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अनदर। ओके, ये कह रहा है कि एक रेफरेंस प्रोबेबिलिटी लीजिए आप, एक रेफरेंस प्रोबेबिलिटी लीजिए और एक और प्रोबेबिलिटी लीजिए और चेक करिए कि वो कितने डिफर कर रही हैं। तो भाई रेफरेंस प्रोबेबिलिटी वाली बात हुई, मेरे पास मान लीजिए डेटा सेट है, डिस्क्रीट को ही कंसीडर कर रहा हूं, एक डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है किसी पर्टिकुलर फीचर का, वो ये है, एंड एक और डिस्ट्रीब्यूशन मैं इसके साथ यहां पर रखना चाह रहा हूं। ओके, तो दो डिस्ट्रीब्यूशन आपको नजर आ रहे हैं। ये कह रहा है कि लेट अस सपोज ये P है, लेट अस सपोज ये Q है, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। ओके, तो एक को मान लो रेफरेंस, लेट अस सपोज ये रेफरेंस है, इसको मैं शेड कर रहा हूं, ये P से कैसे डिफर कर रहा है, हाउ इट इज डिफरिंग फ्रॉम P, इसकी स्टडी ही केएल डाइवर्जेंस होती है। और बात कहेंगे, केएल डाइवर्जेंस की बात करें तो नॉन सिमेट्रिक होता है, दैट मीन्स इट मेजर द रिलेटिव एंट्रोपी।
और डिफरेंस इन इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड बाय टू डिस्ट्रीब्यूशंस, रिलेटिव एंट्रोपी, वो क्रॉस वाली जो मैं कुछ देर पहले बात कर रहा था ना, क्रॉस एंट्रोपी, तो ये उसी की तरह है। ये क्रॉस एंट्रोपी जो है वो दर्शा रहा है, रिलेटिव यानी क्रॉस ही होता है, ठीक है, ये वही दर्शा रहा है, क्योंकि यदि आप फॉर्मूला को ओपन अप करेंगे, आपके सामने लिखा है पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, तो लॉग ए बाय बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, ये होता है log a minus log b. So it will be px log of px minus log of qx. px को अंदर मल्टीप्लाई करिए, यू विल बी गेटिंग px log of px minus px log of qx. तो ये क्रॉस एंट्रोपी होता है, px log of qx क्रॉस एंट्रोपी होता है, ठीक है, और px log of px एंट्रोपी होता है। तो एंट्रोपी में से क्रॉस एंट्रोपी को निपटाना, ये डाइवर्जेंस होता है, ठीक है, इसी को हम केएल डाइवर्जेंस बोलते हैं। मैंने फॉर्मूला को ओपन अप करा, ठीक। तो भाई अभी सिर्फ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पर जा रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि दो डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना डाइवर्जेंस है। कंटिन्यूस और डिस्क्रीट की बात करें, while there are both continuous and discrete forms of divergence, we use this concept in model monitoring. अब जो है एक्चुअल बात सामने आएगी या आ रही है कि सर डाइवर्जेंस ठीक है बोल रहे हो, फॉर्मूला दिखा दिया, क्यों यूज करना है, अप्लाई कहां करूं मैं, मेरे पास डेटा है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद दैट, क्या करूं मैं। तो मॉडल की मॉनिटरिंग करना वहां पर यूज हो रहा है। द डिस्क्रीट फॉर्म इज प्रीडोमिनेटली यूज्ड, दिस इन्वॉल्व्स बिनिंग डेटा, है ना, तो मैंने आपको बिन ही बना के बताए थे यहाँ, बिनिंग, ये बिन ही करा था मैंने। केएल डाइवर्जेंस में डिस्क्रीट फॉर्म्स इज इन जनरल यूज, कंटिन्यू डेटा में तो कंटिन्यूस भी फीचर्स हैं और डिस्क्रीट भी फीचर्स आर अवेलेबल, बोथ द फीचर्स आर अवेलेबल, बट उसने यहां कहा कि प्रीडोमिनेंटली डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को लिया जाता है और डाइवर्जेंस को कैलकुलेट किया जाता है, बट ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस को भूल गए, कंटिन्यूस भी रहेगा। यहां डिस्क्रीट उसने इसलिए लिया क्योंकि यू कैन रिप्रेजेंट द डेटा इन बिन्स, टावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैं कंटिन्यूस को भी जब मैं करता हूं, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन बनाता हूं, तो वहां भी हिस्टोग्राम बनाता हूं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये काम करते हैं। मॉडल मॉनिटरिंग में यूज हो रहा है, मतलब अभी आप डिस्ट्रीब्यूशन बना दो, फॉर्मूला आपके सामने है, उनके अंदर वैल्यू पुटअप कर दो, डिफरेंस निकाल दो, लोकेल डाइवर्जेंस आ गया, ठीक। मॉडल मॉनिटरिंग में यूज हो रहा है, इट इज यूटिलाइज इन मॉनिटरिंग प्रोडक्शन एनवायरमेंट्स, particularly to ensure that input and output data doesn't significantly deviate from the baseline. It's commonly applied to feature and prediction data. तो भाई अब आप मान के चलिए फीचर्स की बात हो रही है, फीचर्स की बात होना शुरू हो गई, यानी कि we have to ensure that input and output data doesn't deviate from a baseline. आप जब डेटा दोगे एज एन इनपुट टू द मॉडल, वो प्रिडिक्शन करके आपको देगा, ओके, रिजल्ट्स देगा, ठीक। यहां कहा जा रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनपुट का और आउटपुट का, मेरे बेस या रेफरेंस जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे ज्यादा प्रभावित या डिफरेंट नहीं होना चाहिए। इट डजंट सिग्निफिकेंटली डेविएट फ्रॉम द बेस लाइन। कोई एक थ्रेशोल्ड है, एक बेस लाइन है, एक रेफरेंस लाइन है, वहां तक तो चलो ठीक है, उससे ज्यादा डेविएट नहीं होना चाहिए। उसके डेविएशन को ही पता लगाने के लिए मैं केएल डाइवर्जेंस का यूज कर रहा हूं। क्वेश्चन यही है ना कि सर आपके पास है, डाइवर्जेंस की बात कर रहे थे,
पी एक्स और क्यू एक्स, पी या क्यू दो डिस्ट्रीब्यूशन आपने बोले, तो एक मान के चलो इनपुट का डिस्ट्रीब्यूशन, एक मान के चलो आउटपुट का भी थोड़ा सा ऐसे ही लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे डेविएट हो रहे हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में बात हो रही है। एंड डाइवर्जेंस इज टिपिकली अप्लाइड टू ईच फीचर इंडिपेंडेंटली। ध्यान देना, आपके पास ये पूरा डेटा पड़ा हुआ है, दिस इज द डेटा सेट अवेलेबल टू यू। आप हर एक फीचर का डाइवर्जेंस इंडिविजुअली निकालोगे कि वो बेस लाइन या बेस वैल्यू से कैसे डिफर कर रहा है। मेरे पास किसी फीचर में 2 था, आंसर आया 3, डिफरेंस हो गया 3 माइनस 2 1 का, यानी डेविएशन आ रहा है। ओके, इसी डेविएशन को मुझे मॉनिटर करना है। ओके, ये केएल डाइवर्जेंस है, फाइन। इट इज असिमेट्रिक इन नेचर, सिमेट्री नहीं होगी, मीनिंग स्वैपिंग द बेस लाइन एंड द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड डिफरेंट रिजल्ट्स। ये सिमेट्रिक नहीं होता, असिमेट्रिक होगा। यानी मैं बेस लाइन और सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को कंपेयर करूंगा और देखूंगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है। दैट मीन्स आई एम गोइंग टू परफॉर्म द कंपेरिजन ऑफ इट। यहां पर पॉपुलेशन स्टेबिलिटी इंडेक्स भी होता है, वो कैलकुलेट किया जाता है। इट्स एन अल्टरनेटिव ऑफ केएल डाइवर्जेंस। ओके, क्या फॉर्मूला है, क्या चीज है, आगे देखेंगे, पढ़ेंगे यदि रिक्वायरमेंट आई तो, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ केएल डाइवर्जेंस को इंट्रोड्यूस करा है, इसका फॉर्मूला बताया है, इसी की मैं बात कर रहा हूं। KL divergence can measure difference in both numerical and categorical distributions, bidding strategies and cardinality are applied। यानी आप देख लीजिए, न्यूमेरिकल हो चाहे कैटेगरिकल हो, डिस्क्रीट हो, कंटिन्यूस हो, वो तो सब लगा लेगा। डाइवर्जेंस इन्होंने कहा इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली हर एक फीचर को पकड़ो और देखो कि वो बेस लाइन से कितना हटके रिजल्ट्स दे रहा है, यही मेरा डाइवर्जेंस है। दैट्स व्हाट इट मीन्स। ओके, तो इंट्रोड्यूस कर रहा हूं अभी इन सारी चीजों को, न्यूमेरिकल है मेरे पास इसको बताने के लिए, लेकिन आई केप्ट दिस थिंग फॉर द नेक्स्ट क्लास। अभी आज की क्लास के लिए नहीं रख रहा हूं मैं न्यूमेरिकल, आज सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं केएल डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट। ओके, तभी मैंने कहा, अभी देवेश आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, आई एम सेइंग, आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग दिस थिंग। ओके, बेस लाइन क्या वैल्यूज हैं, क्या न्यूमेरिकल लूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन मुझे शो करना पड़ेगा। ओके, आई एम अवेलेबल विद न्यूमेरिकल, जस्ट इंट्रोड्यूसिंग टुडे, क्योंकि मैं सम अप करूंगा, अगला एक और टॉपिक है उसको भी मुझे आज इंट्रोड्यूस करना है, दैट इज इंफॉर्मेशन गेन। ओके, तो दोनों को क्लब करके मुझे बताना पड़ेगा। ओके, सो जस्ट थोड़ा सा पेशेंस, आप ये देख लीजिए कि व्हाट इज केएल डाइवर्जेंस, व्हाट इज द फॉर्मूला, क्यों अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशंस पार्ट देख लीजिए, मॉडल मॉनिटरिंग में कर रहे हैं, और मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेस लाइन मैं मान के चल रहा हूं, एक बेस मान के चल रहा हूं, और फिर वो फीचर उस बेस लाइन से कैसे डेविएट कर रहा है, ये पता लगाने के लिए आई एम अप्लाइंग द केएल डाइवर्जेंस। हर एक फीचर का इंडिविजुअल कैलकुलेट होगा। ओके, सो हाई कार्डिनलिटी, दैट मीन्स फॉर हाई कार्डिनलिटी फीचर्स अल्टरनेटिव मॉनिटरिंग मेथड्स आर यूज्ड अपार्ट फ्रॉम द केएल डाइवर्जेंस। ठीक है, ज्यादा डायमेंशंस है किसी डेटा में या जो भी है, तो अल्टरनेट मेथड्स का भी यूज हो सकता है। अभी हम सिर्फ अपना ही टॉपिक पर अड़े रहें, ठीक। सो द institution behind KL divergence is important, especially in interpreting the changes in the metric based on distribution changes. Movements towards zero have a larger effect to industry standard thresholds. बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ओके, क्या हो रहा है, आपको उसने ये शब्द बोला इंडस्ट्री इंपॉर्टेंस। देखिए, आप जब कभी भी डेटा पर काम करते हो
डेटा आपको कोई इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है। जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है वो डेटा, अब ये क्वेश्चन भी आया मुझे, देवेश पूछ रहा है सर वो बेस लाइन बताइए। तो भाई जो डेटा होता है उसके अंदर जो फीचर्स होते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली वो फीचर किसी ना किसी रेफरेंस वैल्यू के बिहाफ में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप इंडस्ट्री में मशीन्स हैं, मशीन्स ऑपरेट हो रही हैं, तो भाई ऑब्वियसली उनकी कोई ना कोई रेफरेंस वैल्यू या रेंज तो होगी। ठीक है, कि आप इतनी उसके अंदर ट्यूनिंग कर सकते हैं, वो यहां से लेकर यहां तक की जो है उसकी वैल्यू है, और ये मेरा डेटा जो है उसका रिकॉर्ड मैंने करके यहाँ पर रखा है डेटा में। आप अब इसके ऊपर प्रिडिक्शंस या वट एवर यू वॉन्ट टू अप्लाई मशीन लर्निंग अल्गोरिथम्स लगाइए। आपने कहा ठीक है हम लगाते हैं। अब आपने काम को करना शुरू करा। आपको दिया था रॉ डेटा, रॉ डेटा में आपके पास फीचर्स थे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट से अकॉर्डिंग। अब जो भी प्रिडिक्शन या डिस्ट्रीब्यूशंस आप चेकआउट करोगे, ठीक है, रैंडम वेरिएबल की मदद से आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे, डिस्क्रीट भी होगा, कैटेगरिकल भी होगा, है ना, डिस्क्रीट होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, डेटा कई टाइप का होता है। ओके, तो भाई बात यह है कि मेरे पास जो उस डेटा सेट में फीचर दिया था उसकी रेफरेंस वैल्यूज थी, और ये सब काम करने के बाद आपको जो नया डिस्ट्रीब्यूशन मिला, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन विच आर गेटिंग, आपने इनपुट दिया, आपके मॉडल ने आउटपुट दिया, प्रिडिक्शंस करा, तो वो रेफरेंस वैल्यूज से कितना डाइवर्ज कर रहा है, इस बारे में चेक करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट बनता है, और इसी को ही मैं केएल डाइवर्जेंस बोलता हूं। ओके, तो अभी क्वेश्चन आया, वो कह रहा है कि सर बेस लाइन बता दो क्या है। तो डेटा में कोई भी फीचर, ठीक है, वो ये बोल रहा है कि आई कैन एग्जिस्ट बिटवीन दिस रेंज टू दिस रेंज, ये मेरा है। ठीक है, इफ आई से टेम्परेचर ऑन अर्थ, तो टेम्परेचर ऑन अर्थ यदि हम ग्राउंड की बात करें तो क्या 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है क्या? नहीं है। आपने कहा कि सर ये तो पॉसिबल नहीं है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टेम्परेचर आपका यदि कोई पैरामीटर है डेटा में, तो उसकी रेफरेंस वैल्यूज तो होगी, यहां से लेकर यहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, ये बेस लाइन है मेरी। ठीक है, मेरी रेफरेंस है। अब बाकी उसके अंदर डेटा में डिस्ट्रीब्यूशन के जो भी था वो रिकॉर्डिंग करी गई है, डेटा की एक्चुअल रिकॉर्डिंग्स आई है। तो मुझे जो बेसलाइन डेटा है, जो रेफरेंस वैल्यूज है, उससे मुझे इसको कंपेयर करना है। ठीक है, मैं एज एन इनपुट अपने डेटा को दूंगा, मॉडल से प्रिडिक्शन करवाऊंगा, आउटपुट निकालूंगा और देखूंगा कि डाइवर्ज कर रही हैं नहीं कर रही हैं, कितना डाइवर्जेंस आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका प्रिडिक्शंस, आपके रिजल्ट्स कुछ अलग ही आ रहे हैं, जो मेरे एक्चुअल या रेफरेंस वैल्यू से अलग बिल्कुल बिहेव कर रहे हैं। तो मॉडल का बिहेवियर देखना कि वो मॉडल जो रिजल्ट्स दे रहा है वो मेरे रियल या एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के हिसाब से सही है या नहीं है। मॉडल ने बोला कि सर 110 डिग्री सेल्सियस का रिजल्ट आ गया, तो भाई ऐसा तो हो ही नहीं रहा है यार अभी कि अर्थ यहाँ पर अपने ग्राउंड लेवल पे 110 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो ये तो बहुत ज्यादा डाइवर्ज हो गया। ओके, तो मेरे पास बेस लाइन डेटा है, रेफरेंस वैल्यूज हैं, मेरा खुद की रिकॉर्डेड वैल्यूज हैं, पूरा मैं उसके ऊपर अपना स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करूंगा और देखूंगा कि क्या मुझे रिजल्ट मिल रहा है। इसका सही समझने का तरीका अभी मैंने बहुत लाइट हिंट करा है, मुझे आपके सामने न्यूमेरिकल बताना ही पड़ेगा। ठीक है, आई नीड टू शो न्यूमेरिकल वेयर आई एम अवेलेबल विद द डेटा विद द discrete representations of different features, and there I will tell you that this is my reference one, baseline one, and this is the distribution which I got. I need to calculate the divergence in it, ये मुझे डाइवर्जेंस निकालना है। ठीक है, तो आज अब आप मान के चलो इंट्रोडक्शन है, इंफॉर्मेशन थ्योरी में ये पढ़ चुके हैं, नया नहीं है। अब थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर के साथ आ रहा हूं, क्योंकि डिसीजन ट्री में क्यों इसका अप्लाई किया जा रहा है, सवाल जो है उसके आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। वाई द स्केल डाइवर्जेंस, एंट्रोपी, आगे इंफॉर्मेशन गेन आएगा, वाई दे ऑल आर यूज्ड इन डिसीजन ट्री,
ठीक है, इन सब का मुझे आंसर देने हैं। ठीक, फाइन। सो थोड़ा सा पेशेंस के साथ। फिर डिसीजन ट्री में केएल डाइवर्जेंस का यूज बड़ा वैल्यूएबल है, क्योंकि फीचर सिलेक्शन में मुझे मदद करता है। ओके, decision tree involves selecting most informative feature at each node to split the data. तो डाइवर्जेंस हेल्प करता है टू क्वांटिफाई द डिफरेंस बिटवीन द फीचर डिस्ट्रीब्यूशंस, एडिंग टू द सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट डिस्क्रिमिनेटिव फीचर, एडिंग टू द सिलेक्शन इन द सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट डिस्क्रिमिनेटिव फीचर। ठीक, तो भाई फिर वही लेकर बात आ गई। मैंने क्या बोला था कुछ देर पहले आपसे, मेरे पास डेटा है, ये रहा, इस डेटा में फीचर हैं, ये सारे फीचर हैं। ओके, माई गोल इज टू सिलेक्ट अ फीचर, ऐसा फीचर मुझे सिलेक्ट करना है जिसके अबाउट मैं इस डेटा को ब्रेक कर सकूं, ठीक है, तोड़ सकूं। तो फीचर सिलेक्शन इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन डिसीजन ट्री। ओके, ये मुझे करना है। फाइन, यहां पर यही कहा गया कि केएल डाइवर्जेंस विल हेल्प मी इन क्वांटिफिकेशन फॉर फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन फीचर डिस्ट्रीब्यूशंस। देखिए, ये मुझे मदद करेगा इन सेलेक्टिंग द मोस्ट डिस्क्रिमिनेटिव फीचर। वो क्या है? तो फीचर सिलेक्शन में आप देखेंगे यहां पर स्प्लिटिंग क्राइटेरिया। तो जब कभी मुझे डिटरमाइन करना हो कि किसी भी फीचर को स्प्लिट करके ही मैं आगे ट्री को बना पाऊंगा, तो क्राइटेरिया लगता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड। तो क्राइटेरिया आर your entropy, Gini index, Gini impurity, whatever you want to say you can। ये कॉमनली यूज्ड है। तो केएल डाइवर्जेंस ऑफर करता है द मेजर ऑफ डिसिमिलरिटी बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग द स्प्लिटिंग क्राइटेरिया। तो केएल डाइवर्जेंस की मदद से ही मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सा क्राइटेरिया लगाऊं, विच क्राइटेरिया आई वांट टू यूज टू स्प्लिट अ ट्री। क्या मैं एंट्रोपी लगाऊं, क्या मैं जिनी इंडेक्स लगाऊं, या मैं कोई और तीसरा क्राइटेरिया लगाऊं जिससे मैं अपनी ट्री को स्प्लिट कर सकूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू चेक द डिफरेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीचर्स। और उसने कहा भी है कि जो सबसे ज्यादा डेविएट कर रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, उस वाले डेटा या उस वाले फीचर को पिकअप करो, ये बोल रहा है। अभी आगे देखेंगे, एक क्लू दिया उसने कि जिस जिस फीचर में, क्योंकि हर एक फीचर का डेविएशन निकालना है मुझे, तो इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है, हर एक फीचर का मुझे डेविएशन निकालना है। वो कह रहा है अ फीचर विच इज गिविंग द हाईएस्ट डेविएशन, जस्ट पिक इट अप फॉर द स्प्लिटिंग। करस्पॉन्डिंगली उसने एक सजेशन दे दिया कि इस फीचर को ले सकते हैं। फिर तो मुझे आगे अभी एंट्रोपी भी लगानी है, या मुझे जिनी इंडेक्स लगाना है, ये भी एक क्राइटेरिया है। फिर मैं देखूंगा कि किसकी वैल्यू, मतलब यदि एंट्रोपी लगा रहा हूं तो सिर्फ आई विल बी वर्किंग विद एंट्रोपी एंड आई विल चेक हाउ मच इज द इम्प्यूरिटी इन द फीचर्स। तो अकॉर्डिंग टू इम्प्यूरिटीज आई विल बी स्प्लिटिंग माय फीचर्स। ओके, अपने डेटा को स्प्लिट करूंगा। ठीक है, तो इसके ही रिगार्डिंग डिसीजन ट्री में आपका फीचर सिलेक्शन में ये वाली टेक्निक्स का यूज हो रहा है, फीचर सिलेक्शन। ओके, फीचर सिलेक्शन, फाइन, इसको याद रखिए आप क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, देन ड्रिफ्ट डिटेक्शन, यानी डिसीजन ट्री कैन बी सेंसिटिव टू द चेंजेस इन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब देखिए क्या है, आपको डेटा को डिवाइड करना है, ध्यान देना, डेटा को डिवाइड करना है। तो डेटा को डिवाइड करने में ये कह रहा है डिसीजन ट्री आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ये डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के। डेटा किस तरीके से अपने बेस लाइन से ओके मूव कर रहा है, ठीक है, डेटा पॉइंट्स या रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चेंज हो रहा है ओवर अ टाइम पीरियड। ठीक है, ओवर अ टाइम पीरियड जो भी आप कंसिडर करें, तो भाई मेरा डिसीजन ट्री बड़ा सेंसिटिव होता है उस चीज के लिए। तो केएल डाइवर्जेंस मॉनिटर करता है डेटा ड्रिफ्टिंग
and it will help to adapt dysentery to changing environments or to detect the concept of the drifting. तो आप ये देखिएगा, जब डाइवर्जेंस की बात कर रहा हूं तो डाइवर्जेंस यानी ड्रिफ्ट की बात कर रहा हूं, यानी डिफरेंस की बात कर रहा हूं। ओके, तो क्योंकि डिफरेंस और डाइवर्जेंस की बात कर रहा हूं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मेरा डिसीजन ट्री है ये जब स्प्लिट करेगा, ओके, और नए जो है सब ट्रीज बनाएगा, तो इसके रिजल्ट्स जो हैं ये इस ड्रिफ्ट के चक्कर में ही, दिस रिजल्ट्स ये ड्रिफ्ट के चक्कर में ही जो है वो अलग अलग आ सकते हैं। ऑल राइट, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखें, ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट भी मैं न्यूमेरिकल के साथ आगे आपको क्लियर करूंगा। Decision trees are also known for their interpretability, and the structure of the tree directly represents the decision rules. तो डेयर डीएल डाइवर्जेंस जो है, केएल डाइवर्जेंस, जैसा कि ऊपर सारी बातें लगभग सिमिलैरिटी की तरफ इशारा कर रही है कि आप स्प्लिटिंग क्राइटेरिया कौन सा लेना है, फीचर कौन से लेना है, इन सब को ध्यान में रखने के लिए, पता लगाने के लिए केएल डाइवर्जेंस आपको हेल्प करेगा। ओके, ठीक। केएल डाइवर्जेंस इज रिलेवेंट इन असेंबल मेथड्स, जैसे कि असेंबल टेक्निक्स में भी मेरा आगे रैंडम फॉरेस्ट आएगा, एक्सजी बूस्ट आएगा, काफ़ी और अल्गोरिथम्स आएगी जो कि बेस्ड है डिसीजन ट्रीज पे, क्योंकि उनमें सब में डिसीजन ट्रीज लगी हुई हैं। ओके, रैंडम फॉरेस्ट में भी लगी हैं और एक्सजी बूस्ट में भी लगी हैं, ये पैरेलल कनेक्शन होता है। और यहाँ पर जो है मैं सिक्वेंशियल चला रहा हूँ, ठीक है। तो बैगिंग एंड बूस्टिंग दो टेक्निक होती है, ये रैंडम फॉरेस्ट बैगिंग है और ये बूस्टिंग है। ओके, वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो असेंबल मेथड्स में भी केएल डाइवर्जेंस का जो है इस्तेमाल हो रहा है। तो भाई अभी तक ये बात समझ में आई है मुझे कि आप फोकस कर रहे हो डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन पे, स्पेशली हर एक फीचर के डिस्ट्रीब्यूशन पर आप फोकस कर रहे हो। ओके, क्योंकि क्योंकि मेरा क्राइटेरिया ही डिसीजन ट्री में ये है कि फीचर को सिलेक्ट करो जिसके अबाउट मुझे ब्रेक करना है ट्री को, ठीक है। तो ऑब्वियसली आई नीड टू चेक आउट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन कि वो कैसा ओरिएंटेड है स्पेस में, वो बेस लाइन से कैसा चल रहा है, ठीक है। तो हर एक फीचर का देखना पड़ेगा, उसकी ड्रिफ्ट को मॉनिटर करना पड़ेगा। ओके, मेरा डिसीजन ट्री इन्हीं चीजों पर डिपेंडेंट है, तभी उसने बोला सेंसिटिव टू सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो आपके लिए केएल डाइवर्जेंस इंपॉर्टेंट हो गया डिसीजन ट्री में, और ये डिसाइड करेगा कौन सा क्राइटेरिया लगाना चाहिए स्प्लिटिंग करने के लिए। इतनी बात है डाइवर्जेंस के लिए। और ओके, गिव मी अ chance to explain you all these things in one more lecture by taking example numerical related to it, ठीक है। अगला जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो आता है इंफॉर्मेशन गेन को लेकर, ठीक। तो इंफॉर्मेशन गेन मीन्स अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन गेन्ड अबाउट अ रैंडम वेरिएबल और अ सिग्नल फ्रॉम ऑब्जर्विंग अनदर रैंडम वेरिएबल। इसका क्या मतलब हुआ भाई? अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन गेन्ड अबाउट अ रैंडम वेरिएबल ऑब्जर्विंग अनदर रैंडम वेरिएबल, यानी कि यहां पर भी टू रैंडम वेरिएबल्स आपके सामने हैं, पी एंड क्यू ले लीजिए। ओके, एंड ये दो आपके रैंडम वेरिएबल हो गए, डिफरेंट हैं। और यहां पर आपसे बोला कि एक रैंडम वेरिएबल दूसरे रैंडम वेरिएबल को ऑब्जर्व करते हुए स्प्लिटिंग डेटा की होगी। ओके, एंड मुझे इस डेटा की स्प्लिटिंग में कितनी इंफॉर्मेशन अचीव हो रही है, ये होता है इंफॉर्मेशन गेन, ठीक। तो सर ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग। फॉर्मूला आपने अभी जस्ट बोला कि जस्ट कीप फोकस, वन रैंडम वेरिएबल इज ऑब्जर्विंग अनदर रैंडम वेरिएबल। ओके, सो इट इज एन इंफॉर्मेशन गेन।
मैथमेटिकली इट इज अ डिफरेंस बिटवीन एंट्रोपी एंड वेटेड एवरेज ऑफ एंट्रोपी ऑफ चाइल्ड नोड्स। तो एंट्रोपी का एंट्रोपी से डिफरेंस, यानी कि जो पेरेंट की एंट्रोपी है और चाइल्ड की एंट्रोपी है, उनका डिफरेंस, एच एस जो है ये पेरेंट की एंट्रोपी है, और ये जो है एच एक्स पी एक्स, ये चिल्ड्रंस की एंट्रोपी है, वेटेड एवरेज है, वेटेड एवरेज ऑफ चिल्ड्रन। कैसे आया सर? हाउ, ये तो सर समझ में नहीं आया। और क्या हो जाएगा इंफॉर्मेशन गेन से? वाई वी आर गोइंग टू डू दैट? देयर आर सम सर्टेन क्वेश्चंस। आपने भी जस्ट ऊपर बोला वन रैंडम वेरिएबल विल सी अनदर रैंडम वेरिएबल, दिस इज इंफॉर्मेशन गेन। आई एम गोइंग टू स्प्लिट माई नोड, पेरेंट की एंट्रोपी है, चाइल्ड की एंट्रोपी है, पेरेंट में से चाइल्ड की एंट्रोपी को माइनस करना, क्या है ये? तो भाई बात ये हो रही है, मेरे पास पेरेंट या जो मेरी पहली नोट थी ये वाली, उसको क्यों ब्रेक कर रहा हूं मैं? वाई आई एम ब्रेकिंग? क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटी है, उसमें रैंडमनेस है, ठीक है, वो हाई स्टेट में है जो कि अनस्टेबल है। मेरा गोल क्या है? किसी भी चीज को अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाना। यानी आप ये देखिए, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट विद हाई एनर्जी, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? हाई एनर्जी में है तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू रिलीज इट टू कम टू द लो एनर्जी स्टेट। उसी तरीके से मेरे पास यहाँ डेटा में इम्प्यूरिटी है, मैं डेटा को ब्रेक इसलिए करना चाह रहा हूँ कई पार्ट्स के अंदर, क्योंकि भाई आप अपनी अनसर्टेनिटी को लूज करें, लूज इट। तो जो पेरेंट जो था उसकी एंट्रोपी थी, उसकी जो अनसर्टेनिटी थी, आई एम सेइंग जस्ट लूज योर अनसर्टेनिटी, बिकम बिकम स्टेबल, ट्राई टू बिकम स्टेबल। ओके, तो जो पेरेंट की एंट्रोपी है उसमें से मैं वेटेड एवरेज एंट्रोपी चाइल्ड्स की माइनस करूंगा, तो जो भी रिजल्ट आएगा वही मेरी इंफॉर्मेशन गेन है। ऑलराइट, ये बताना चाह रहे हैं, दैट विल बी माई इंफॉर्मेशन गेन। सो दैट्स अ मेजर रिडक्शन इन द एंट्रोपी, ऑब्वियसली ना। पेरेंट की एंट्रोपी में से जब चाइल्ड की एंट्रोपी माइनस करोगे तो रिड्यूस होगी ना, रिडक्शन होगा, तो अनसर्टेनिटी में कमी आएगी। तो मैं यही चाहता हूं अपने डिसीजन ट्री में कि आपकी अनसर्टेनिटी कम हो, आप सर्टेनिटी पर आइए, आप लूज योर एनर्जी, कम टू द ग्राउंड, ठीक है, बिकम स्टेबल। सो लार्जर इंफॉर्मेशन गेन सजेस्ट अ लोअर एंट्रोपी ग्रुप और द ग्रुप्स ऑफ सैंपल्स। अब ये क्या क्या वाली बात है? ये लार्जर इंफॉर्मेशन गेन सजेस्ट लोअर एंट्रोपी, व्हाट डज इट मीन? तो देखते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं इसको लेकर एक एग्जांपल बताना चाहूंगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन गेन से रिलेटेड। इसको भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। ठीक है, लेट मी शो यू एग्जांपल ऑफ इंफॉर्मेशन गेन। आई गेस इट शुड हैव टू बी प्रेजेंट हियर। ओके, यहाँ नहीं है। ओके, राइट नाउ इट्स नॉट अवेलेबल बट आई मीन टू शो यू, ठीक है, फाइन। मेरे पास आगे आएगा अदर नोट्स में तो मैं आपको क्लियर करूंगा, यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहा। तब तक इसके फंडामेंटल्स ही पढ़ लेते हैं। 10 पॉइंट्स है इंफॉर्मेशन गेन के ऊपर जो आपके लिए निकाले। इट इज अ कॉन्सेप्ट यूज इन डिसीजन ट्री टू मेजर रिडक्शन इन अनसर्टेनिटी, ऊपर ही मैंने बता दिया। डेटा को स्प्लिट करना है, उसकी अनसर्टेनिटी कम करनी है। एंट्रोपी का यहां बहुत बड़ा योगदान है। इट विल कंपेयर द एंट्रोपी बिफोर एंड आफ्टर द स्प्लिटिंग ऑफ द डेटा, यानी कि जो पेरेंट की एंट्रोपी थी जितना वो अनसर्टेन था, बाद में व्हेन इट ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, चाइल्ड्स में कन्वर्ट हो गया, तो इनकी जो एंट्रोपी आई है,
ओके, इनकी जो एंट्रोपी आई है उनका डिफरेंस निकालिए आप और देखिए कि ये कितना कम हुआ है. सो इट इज एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर अनसर्टेनिटी. ओके, तो पेरेंट की अलग, चाइल्ड की अलग, और ये मुझे पता करना है कि कितना कम हुआ है, कितनी अनसर्टेनिटी मुझे डिप हुई है. इंफॉर्मेशन गेन भी हेल्प करता है कि कौन से फीचर को स्प्लिट करना है. द फीचर दैट रिजल्ट्स इन द हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन इज चूजन. ध्यान दीजिएगा. ओके, एनी फीचर दैट रिजल्ट्स इन हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन इज चूजन. ठीक है, तो वो वाला फीचर सिलेक्ट करो आप जिससे मुझे सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है. ओके, अब अगेन, फॉर एवरी फीचर, फॉर एवरी फीचर यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला. हर एक फीचर को पिकअप करो और देखो कि भाई उससे कितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है, और जिससे सबसे ज्यादा मिलेगी उसी को सिलेक्ट करो. तो कहीं ना कहीं अभी हम ये देखें, सब रिलेट कर रहे हैं इम्प्यूरिटी से. इम्प्यूरिटी. ओके, इसने कहा कि सिलेक्ट अ फीचर विच विल गिव मी हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन. तो इंफॉर्मेशन गेन ठीक है, थोड़ा सा वेट करें, एंट्रोपी की बात करें. एंट्रोपी की बात करें, एंट्रोपी होती है माइनस पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स. ठीक है, ये होती है. एक स्टेटमेंट आपने मेंशन करी. ओके, एक स्टेटमेंट मेंशन करी आपने, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. ओके, जैसे कि आपके पास आउटकम्स आता है हेड एंड टेल. आपके पास आउटकम आते हैं, दोनों के ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी कितनी, 50%. ओके, तो भाई मैं जब एंट्रोपी निकालूंगा तो आई विल पुट इट देयर, 1/2 लॉग ऑफ 1/2 माइनस 1/2 लॉग ऑफ 1/2. क्यों? 50% हेड की उसकी प्रोबेबिलिटी, 50% टेल की उसकी प्रोबेबिलिटी. ऐसे करके मैं निकालूंगा और कुछ मेरे सामने रिजल्ट आएगा, वो पॉइंट वॉइंट में कुछ भी आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा. ये बताएगा कितना रैंडम था, उसमें रैंडमनेस कितनी है ये बता देगा. हाउ इज रैंडमनेस इट इज हैविंग. तो पहले मुझे पेरेंट जो नोड है उसकी एंट्रोपी निकालनी है, उसमें रैंडमनेस कितनी है ये मुझे निकालनी है. एंड देन आई नीड टू परफॉर्म द वेटेड वेटेड एवरेज ऑफ द एंट्रोपी. ये मुझे निकालनी है चाइल्ड की. ठीक है, यहां पर ये फॉर्मूला दिया है, पी एक्स एच एक्स. ठीक है, ये मुझे करना है. यानी कि आप ये सोचिएगा कि लेट अस सपोज मैं अपनी तरफ से एक डेटा बना रहा हूं, प्लस और माइनस आपके डेटा में ये मौजूद हैं, प्लस एंड माइनस दे आर प्रेजेंट इन योर डेटा. 3 प्लस हैं, 4 माइनस हैं, टोटल मेरे पास 7 है. टोटल मेरे पास 7 है. इसको मैंने ब्रेक करा दो पार्ट में. एक वाले पार्ट में 2 प्लस आ गए, एक माइनस आ गया. इसमें एक प्लस आया एंड 3 माइनस आ गए, 3 माइनस आ गए. ठीक है, ऐसा करके मेरे पास रिजल्ट आया है. तो फर्स्ट आई विल बी कैलकुलेटिंग द एंट्रोपी ऑफ दिस. इसकी एंट्रोपी क्या है ये निकालिए आप पेरेंट की. व्हाट विल द एंट्रोपी. आप बोलोगे सर टोटल है हमारे पास 7, 3 प्लस के हैं, 4 माइनस के हैं, तो एंट्रोपी ऑफ दिस, इसकी एंट्रोपी होगी 3/7. प्लस का ले लो, लॉग ऑफ 3/7 माइनस 4/7 लॉग ऑफ 4/7. तो ये एंट्रोपी आई है पेरेंट की. फिर मुझे एंट्रोपी निकालना पड़ेगी चाइल्ड की. इसकी एंट्रोपी क्या आएगी सर, 2/3 लॉग ऑफ 2/3, क्योंकि 2 प्लस है तो 2/3 लॉग ऑफ 2/3, तो प्लस की आ गई, और एक माइनस है, 1 माइनस है, तो 1/3 लॉग ऑफ 1/3. ये इसकी एंट्रोपी आई है इस वाले डेटा की. इसकी भी एंट्रोपी निकाल लो आप वैसे ही.
ठीक है, तो फिर इसकी एंट्रोपी में से, पेरेंट की एंट्रोपी में से इनकी एंट्रोपी को माइनस करना है, वो भी वेटेड बोल रहा है, वो वेटेड। यानी कितने पॉइंट यहां पर आए, यहां पर 3 पॉइंट्स आए हैं, यहां पर 4 पॉइंट्स आए हैं, तो जो वेटेड निकालना पड़ेगा। इस तरीके से इस चीज को समझा जाता है। तो अल्टीमेटली मेरा कंसर्न कि यदि ये फीचर ब्रेक होता है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ब्रेक होता है, तो कितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है, ऐसा फीचर पकड़ना है जिससे सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही हो। तो कई क्वेश्चंस अभी और दिमाग में आएंगे, वो ये आएंगे, सर हम हमारे डेटा जो गिवन है, वट एवर बी द क्राइटेरिया यू हैव टॉट सो फार, उससे इतना समझ में आ रहा है, ये इनपुट दोगे एक नोड को, ठीक है, जो अभी पॉइंट्स लाइन अप करके बताएंगे कि सर केएल डाइवर्जेंस आपने बोला, तो हर एक फीचर को आप कंसिडर कर रहे हो, ऐसा कहना था आपका लेक्चर में, कि यू आर कंसिडरिंग एवरी फीचर एंड यू आर कैलकुलेटिंग द डाइवर्जेंस ऑफ इट, कि वो बेस लाइन से कितना अलग बिहेव कर रहा है, हाउ मच इट इज डाइवर्जिंग। फिर यहां एक सब पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगा जो लेक्चर में आया, वो ये आया कि द फीचर विच इज डेविएटिंग अ लॉट, जो सबसे ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है, उसको कंसीडर कर लो ब्रेक करने के लिए, जस्ट कंसिडर इट टू ब्रेक। यानी इससे क्या पता चल रहा होगा, क्या पता चल रहा होगा इससे, कि उसमें इंप्यूरिटी ज्यादा है, क्या ये बात पता चल रही है, इट इज हैविंग हाई लेवल ऑफ इंप्यूरिटी, तभी उसको ब्रेक करा, या उसमें कम इंप्यूरिटी है तब उसको ब्रेक करा, क्या पता चला उससे। हमें अभी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग था, इसने कहा जिसमें ज्यादा डाइवर्जेंस आ रहा हो उसको सिलेक्ट करो ब्रेक करने के लिए। एक कॉन्सेप्ट और आया इंफॉर्मेशन गेन वाला, वहां कहा गया कि आप अगेन ब्रेक तो करना है, डेटा दिया नोड पे, उसको ब्रेक करना है। उसने कहा कि वो वाले फीचर के अबाउट ब्रेक करो जिसपे इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा है, ठीक है, वेयर द आईजी इज मोर, इंफॉर्मेशन इज मोर, तो भाई उसी फीचर को कंसिडर करो जिसमें जिसमें आप ये कह सके, इंफॉर्मेशन तो ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन आएगी कब ज्यादा, दैट्स अ क्वेश्चन। कौन सी स्थिति में इंफॉर्मेशन ज्यादा आएगी, जब मेरा रूट मतलब जो पेरेंट वाला नोड है उसमें सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी हो, यानी वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो, तभी तो मैं ऐसे फीचर को पकड़ना चाहूंगा जिसमें अनस्टेबिलिटी ज्यादा हो। तो आप यदि इन दोनों को रिलेट करें, ऐसा फीचर जिसका डिस्ट्रीब्यूशन जो सबसे ज्यादा डाइवर्ज कर रहा हो, जिसमें सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी हो, तो जिसमें ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन, ज्यादा डाइवर्ज करना, अनसर्टेनिटी मतलब कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है तभी तो भैया उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग थलग था, मतलब कभी कुछ वैल्यू आ रही है कभी कुछ वैल्यू आ रही है, डाइवर्जेंस तभी तो शो हुआ। दैट मीन्स द रिजल्ट्स विच आर obtained that are डिफरेंट इन एवरी टाइम, क्योंकि मैं लगाऊंगा रैंडम वेरिएबल, और रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी वही बोलेगी, दैट विल बी द रिजल्ट। तो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल ही मुझे वैल्यू देगा, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो सकता है, करस्पॉन्डिंग टू द फंक्शन। तो इन दोनों पॉइंटों से मुझे समझ में आ रहा है कि सर जिसमें डाइवर्जेंस ज्यादा उसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा, और क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा तो मुझे उसको ब्रेक करना पड़ेगा, और अनसर्टेनिटी ज्यादा का मतलब इंप्यूरिटी ज्यादा, इंप्यूरिटी ज्यादा,
इंप्यूरिटी ज्यादा का मतलब एंट्रोपी ज्यादा। जितनी ज्यादा इंप्यूरिटी होगी उतनी ज्यादा इंप्यूरिटी होगी, एंट्रोपी होगी, उसमें एंट्रोपी ज्यादा। ये सारी बातें जो हैं हमें समझ में आ रही है कि जितना डाइवर्जेंस अनसर्टेनिटी को बोल रहा है, इंफॉर्मेशन गेन निकालना पड़ेगी, उसको ब्रेक करो, उसको लोड स्टेट पे लेकर आओ। फाइनली एंट्रोपी की बात हो रही है। देखिए, तो जिसकी ज्यादा एंट्रोपी, जिसमें ज्यादा अनसर्टेनिटी, उस फीचर को ब्रेक करो, उसको बोलो कि भाई तू शांत हो। ठीक है, कुछ पॉइंट्स जो शायद हमें अभी और समझने के लिए बाकी हैं कि सर केल डाइवर्जेंस तो मैं समझ गया, आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करा, बेस लाइन का इस्तेमाल करा आपने, न्यूमेरिकल या कोई ऐसा एग्जाम्पल डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन का आप सामने रखो तो क्लियर हो। इंफॉर्मेशन गेन के बारे में आपने बोला, फॉर्मूला दिखा दिया, लेकिन सर वही न्यूमेरिकल सामने हो तो अप्लाई कैसे हो रहा है तो समझ में आए। बेस तो चलो हम तो थोड़ा समझ गए कि आप ये जो बात कर रहे हो, व्हाट यू आर टेलिंग, ये हम समझ गए कि हाँ ऐसा कुछ है और डिसेंट्री में इनकी आवश्यकता है तो अप्लाई करना पड़ेगा। बेसिक्स तो आज मुझे बेसिक्स ही इंट्रोड्यूस करने थे आपको। ठीक है, अब आगे इसमें क्या क्या कहा गया उन्होंने, इंफॉर्मेशन थ्योरी को लेकर 10 पॉइंटों की कहानी है, वो सब एक जैसी ही आसपास घूमेगी। ठीक, कहा गया कि इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट होता है यूजिंग एंट्रोपी फॉर्मूला, पेरेंट की एंट्रोपी में से चाइल्ड की एंट्रोपी को माइनस करो, बता दिया मैंने ऊपर। ट्री कंस्ट्रक्शन में इसका हेल्प है क्योंकि ट्री रिकर्सिवली ब्रेक होगी, हर एक नोड पर इंफॉर्मेशन मिलेगी, हर एक नोड पर इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करना। द वन विद द हाईएस्ट वैल्यू इज सिलेक्टेड फॉर स्प्लिटिंग, ध्यान देना, स्टार मार्क करो। ठीक है, जिससे सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही होगी, ठीक है, उसको मुझे स्प्लिट करना। अब आप ये बोलो सर इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन, सर इन्फॉर्मेशन पीछा छोड़ नहीं रही है, बार बार इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन। अरे यार ये देखो, आप के पास बकेट है जिसमें सारी बॉलें ब्लू कलर की है, तो यार आई डोंट हैव टू इंडल्ज इन मोर एफर्ट, मुझे ज्यादा सोचना थोड़ी ना पड़ेगा। मैं कोई सी भी बॉल को पिकअप करूं, निकलनी तो ब्लू ही है, तो इसमें कोई इंफॉर्मेशन लगेगी थोड़ी ना। आपसे मैं कह रहा हूं ना, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है, यही है इंफॉर्मेशन, कि कोई एफर्ट्स नहीं लगे सोचने में। भाई तुम्हारा बक्सा भरा है ब्लू कलर की बॉलों का, कोई भी उठा लो ब्लू निकलनी, तो इसमें कोई इंफॉर्मेशन थोड़ी ना। इंफॉर्मेशन कब ज्यादा लगेगी मुझे, व्हेन आई एम इन रिक्वायरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जब मैंने ब्लू में रेड को मिक्स कर दिया तो इसके चक्कर में अनसर्टेनिटी बढ़ गई, और क्योंकि अनसर्टेनिटी बढ़ गई अब मेरे को इंफॉर्मेशन लगेगी कि यार मैं कोई सी बॉल निकाल रहा हूं, रेड भी निकल सकती है। अब थोड़ी सी और जानकारी मुझे इकट्ठी करनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन, और ज्यादा रेड बॉल मैंने मिला दी इसके अंदर, ठीक है, ब्लू के साथ और रेड मिल गई तो और इंफॉर्मेशन लगेगी, तो जितनी इंप्यूरिटी उतनी इंफॉर्मेशन मुझे लगेगी ये पता लगाने में कि यार मैटर क्या है। तो हम ये देखते हैं ना, जहां जितना ज्यादा गड़बड़ घोटाला होता है, जितना बड़ा घोटाला होता है, जितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी होती है, उसका पता लगाने के लिए मुझे उतनी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। यदि मेरे पास सेम कलर की बॉल होती तो फिर तो कोई इशू नहीं था। इशू तब रेज हुआ जब मैं इंप्यूरिटी बढ़ा गया, तो जितनी ज्यादा इंप्यूरिटी बढ़ी उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन लगी, उस हिसाब से डाइवर्जेंस भी हुआ डिस्ट्रीब्यूशन का। तो भाई मुझे एंट्रोपी लगाना है एज अ क्राइटेरिया,
जो बोलेगा कि क्या अनसर्टेनिटी है, जिसमें ज्यादा अनसर्टेनिटी, जिसमें ज्यादा डाइवर्जेंस, जिसमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही हो, उस फीचर को पिकअप करो स्प्लिट करने के लिए। तो इन दो लेक्चरों में ये तो समझ में आया डिसीजन ट्री क्या होती है। वर्किंग के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, क्राइटेरिया को समझा रहा हूं कि स्प्लिट तो होता था, ये क्राइटेरिया लगेंगे स्प्लिट करने के। तो आपको बेस या फाउंडेशन पता होना चाहिए डिसीजन ट्री का। इन सब क्राइटेरिया आपको रटे होने चाहिए बिल्कुल, किससे क्या मीनिंग निकल रहा है एंड व्हाट दे डू एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यदि मैं कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी लॉजिक किसी एल्गोरिदम में यूज कर रहा हूं, तो क्यों यूज कर रहा हूं। जैसे एसवीएम में हाइपर प्लेन लगाया, यहां थोड़ी ना लगा रहा हूं हाइपर प्लेन। तो आपको पता होना चाहिए था हाइपर प्लेन क्या है, क्या कर रहा है। वहां पर आपने लगरांजे मल्टीप्लायर लगाया, आपने एसएमओ लगाया, आपने कर्नल ट्रिक लगाई, तो कोई छोटी मोटी लोग समझ रहे हैं अरे हमको आता है सर एमएल, हमने एल्गोरिदम यूज कर ली है सर, बनी बनाई है वो तो साइकिट लर्न में यूज कर ली, उससे कोई बड़ी बात थोड़ी ना। क्यों लगाया है, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें लग रही हैं डिसीजन ट्री के अंदर। ओके, तो हाई इंफॉर्मेशन इक्वल टू लो एंट्रोपी वाली बात कर रहा है वो, हाई इंफॉर्मेशन लो एंट्रोपी, ये कहना चाह रहा है। भाई आप अनसर्टेनिटी देखो और फॉर्मूला देख लो। ठीक है, एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है, पीएक्स लॉग ऑफ पीएक्स। ठीक है, तो यदि आपके पास हेड और टेल हैं, ठीक है, यानी -1/2 लॉग ऑफ 1/2 -1/2 लॉग ऑफ 1/2, 50-50% चांसेस है दोनों के आने के। ठीक, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ -1/2 लॉग ऑफ 1/2, 2 से 2 हटाओ। ठीक है, तो मेरे पास बचा माइनस लॉग ऑफ 1/2 यानी 0.5 माइनस लॉग ऑफ 0.5। देख लो लॉग ऑफ 0.5 की वैल्यू क्या आती है, टेल मी। और 50-50% चांसेस हैं इंप्योरिटी के। ठीक है, अब बड़ा घटा भी सकते हो आप इंप्योरिटी को, किसी को 3, किसी को 7/10, देख लो कितनी आ रही। तो यहां पर वो कमेंट में मेंशन कर रहा है कि सर हाई इंफॉर्मेशन इक्वल टू लो एंट्रोपी, ये बोल रहे हैं, हाई इंफॉर्मेशन लो एंट्रोपी की बात कर रहा है। मैं क्या समझा रहा था आपको, क्या बोला था मैंने एक शीट पे, कि मुझे ऐसा फीचर ढूंढना है जिसमें इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा हो, गेन ज्यादा हो, जिसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा हो किसी भी, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन रिलीज करना है ना वहां पे, और लोअर स्टेट पे आना है, जिसमें डाइवर्जेंस ज्यादा हो। पॉइंट्स तो यही कह रहे हैं उससे, इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा हो, वो वाला फीचर सेलेक्ट करो। तो इंफॉर्मेशन गेन के लिए तो मुझे ज्यादा निकालने के लिए पेरेंट और चिल्ड्रन की एंट्रोपी को माइनस करना है। तो पेरेंट की एंट्रोपी ज्यादा, चिल्ड्रन की कम, तो ये डिफरेंस ज्यादा, तभी तो ज्यादा डिफरेंस आएगा, नहीं तो कैसे मानेंगे हम। हाई डिफरेंस तो तभी आ सकता है। तो पेरेंट की ज्यादा होगी, चिल्ड्रन की कम होगी। तो जो आप कह रहे हो ना लो एंट्रोपी, वो इनकी रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो आप, कि मैं ब्रेक करूं अपने डेटा को जो मुझे लोअर एंट्रोपी स्टेट में लिया है, तभी मेरे पास डिफरेंस ज्यादा आएगा, तो इंफॉर्मेशन गेन हाई होगी। ठीक है, ऐसा समझे। तो इनकी कम एंट्रोपी, इसकी ज्यादा, डिफरेंस हाई, इंफॉर्मेशन गेन। सारी टर्म्स हैं टेक्निकली आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, हमको सबको को रिलेट करना, वही मैं को रिलेट कर रहा था एक शीट पे, आईजी भी लिखा, केएल भी लिखा, एंट्रोपी भी लिखा, ये को रिलेट करने की कोशिश कर रहा था मैं। और अभी तो जिनी इंप्योरिटी भी है, उसको भी मुझे लगाना है, जिनी इंप्योरिटी है, जिनी इंडेक्स, वो आगे पढ़ाऊंगा। ठीक, तो अगेन मैं यहीं पर ही डिक्लेयर कर रहा हूं, कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो पढ़ाया है उसके न्यूमेरिकल बताने हैं मुझे, विद रिस्पेक्ट टू डिसीजन ट्री।
डोंट मिस एनीथिंग, कुछ भी मिस नहीं करना है, तो सब बाहर, और कोई समझाएगा नहीं ना आएगा किसी से। ठीक, ये रिक्वेस्ट है मेरी। ओके, सो kindly review these all concepts and come back again for tomorrow class. Thank you, Kunal.